नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर हमने अपने चट्टानों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें चट्टान उसके विषय में हमने बात की थी कि उससे किस तरह से पर्वत का निर्माण होता है, कैसे पठार का निर्माण। ठीक है, उसके दो पार्ट में बात की थी हमने, एसिडिक और बेसिक। इन दो में हमने बात की थी कि एसआई की मात्रा वगैरह इन सब के बारे में हमने बात करी। अब जो हमारी है दो चट्टानें बचती हैं, जिनका नाम है अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टान। इन दो चट्टानों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी अवसादी चट्टानों के बारे में। दूसरी चट्टान है ये हमारी। अब तक हमने पहली चट्टान के केवल पार्ट पढ़े थे, अब हम दूसरी चट्टान यानी कि अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। अवसादी चट्टान हम पढ़ेंगे अपनी अवसादी चट्टान के बारे में। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा जानना है। केवल इनके बारे में कुछ ही पॉइंट जानने हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। इतना कोई डीप इसमें नहीं पढ़ना है, ना ही इतना डीप इनसे पूछा जाएगा। जिससे डीप पूछा जाना था या जहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना थी, वो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, पिछली दो क्लासेस हैं, उनको आप जरूर देखें। उसके बाद आपको पूरा सही समझ में आएगा कि चट्टान किस तरह से इनका निर्माण होता है, कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, जो पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है उससे कौन कौन सी चट्टानें या पठार कैसे निर्माण होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको बड़ी मजेदारी से, बड़ी आसानी से समझ में आएगी। अब जो है हमारी अवसादी चट्टान है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारी कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान जिसको बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। उसके बाद हम अपनी चर्चा को लेकर चलेंगे पठार की तरफ। नया टॉपिक होगा पठार, उसको पढ़ेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, उसमें केवल पठार के बारे में जानना है, कैसे निर्माण होता है, जो कि शायद आपको पता ही है अगर आपने पिछली वीडियो देखी है हमारी। ठीक है, उसमें हम केवल जानेंगे पठार होता क्या है, और बाकी कुछ प्रमुख पठार हैं उनके नामों के ऊपर चर्चा करेंगे, या उनके स्थान और नाम के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। इतनी बातें करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब चलिए आ जाते हैं अपनी अवसादी चट्टान। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो आप नोट डाउन करेंगे, हम लिखेंगे, साथ साथ उनको समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अवसादी चट्टान को लिखेंगे। इसका निर्माण किससे हुआ है या किससे होता है इसका निर्माण। इसका निर्माण और होता है रूपांतरित और आग्नेय चट्टान के अपक्ष या अपवर्तन से। ठीक है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान चट्टान के अपवर्तन से। ठीक है, इससे होता है इसका निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टान के अपवर्तन से इसका निर्माण होता है। ठीक है, दूसरी बात लिखेंगे, अवसाद के परत के रूप में जमाव से भी निर्माण होगा, इसलिए इसको परतदार चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, अवसादों के अवसादों के परत के रूप में जमाव जमाव। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान। जमाव से निर्माण होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान बोलते हैं। ठीक है, इसको आप अन्य नाम में लिख सकते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, परतदार चट्टान। क्यों है, क्योंकि
क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, परतों से होता है। ठीक है, इसका अग्नि और रूपांतरित चट्टान के अपरदन, अपरदन यानी कि जो घिसाव होता है उससे इसका निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा, इस ये जो चट्टान है इसमें जीवाश्म सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इस चट्टान में जीवाश्म सबसे अधिक, सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो जीवाश्म है वो कौन सी चट्टान के अंदर पाए जाते हैं, तो वो कौन सी चट्टान होगी आपकी, अवसाद चट्टान। ठीक है, सबसे ज्यादा जीवाश्म, जीवाश्म आपने कल पढ़े थे, कोयला वगैरह ये सब जीवाश्म के अंदर आते हैं। तो लिखिए सबसे सर्वाधिक, सर्वाधिक सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से जीवाश्म पाए जाते हैं, जैसे उस बात को नोट करेंगे, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैसें और आपका एक है पेट्रोलियम पदार्थ। ये सब इसके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या है, मतलब इसके उदाहरण और लिखेंगे, इसके एग्जांपल लिखेंगे। इसके एग्जांपल है फास्फेट, बालू का पत्थर और कोयला, ये इसके जीवाश्म है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, और ये एग्जांपल है अवसादी चट्टानों के। ठीक है, अवसादी चट्टानों के एग्जांपल कौन कौन से हैं, फास्फोट, उसके बाद है आपका बालू का पत्थर, और आपका कोयला। कोयला के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे जी, वही कोयला है। कोयले के भी कई प्रकार होते हैं अपने अपने। तो इतनी बातें हैं जो अवसादी चट्टान के बारे में महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना कि अवसादी चट्टान का निर्माण किससे होता है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान के अपरदन से इसका जो निर्माण है वो होता है। दूसरा, अवसाद के परतों से भी, परतों के रूप में जमाव से भी इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान बोलते हैं। सर्वाधिक जीवाश्म इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, इसके अवसादी चट्टान के कुछ एग्जांपल हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, फॉस्फोट है, बालू का पत्थर है और आपका कोयला है। ये इसके अवसादी चट्टान के एग्जांपल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी ही बात थी जो हमें इसके बारे में जाननी थी। इन सभी पॉइंटों को आप नोट डाउन कर लें, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मेन जो पूछा जाता है वो आग्नेय चट्टान से पूछा जाता है, उसके टाइप, उसके प्रकार, कौन कौन से कहां से उसका निर्माण होता है, क्या उसके निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, इससे आपसे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। दूसरा आपके रूपांतरित चट्टान है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं रूपांतरित चट्टान के बारे में। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम अपनी रूपांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान के बारे में। तीसरी है हमारी रूपांतरित चट्टान। इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देखेंगे। इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सबसे कठोर चट्टान है, तो सबसे कठोर चट्टान होती है। ठीक है, दूसरा
दूसरा जो इसके बारे में पॉइंट है, इसके अंदर जीवाश्म का अभाव होता है, ठीक है। अभाव होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तीसरा इसका एग्जांपल लिखेंगे, इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल है, क्या क्या हमारे रूपांतरित या परिष्कृत चट्टान के एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है हीरा, अभ्रक और संगमरमर आदि, ये सब किसके एग्जांपल है, रूपांतरित चट्टान के। एक तो हीरा, दूसरा है अभ्रक, तीसरा है संगमरमर, ठीक है। ये सब इसके एग्जांपल, ठीक है। तो इसके बारे में केवल इतनी ही बात जान लिया, वही आपके लिए काफी रहेगी। रूपांतरित चट्टान कैसी चट्टान है, सबसे ज्यादा कठोर चट्टान है, सर्वाधिक कठोर चट्टान का अगर पूछा जाए आपसे तो कौन सी है, रूपांतरित चट्टान में होती है, ठीक है। जीवाश्म का अभाव कौन सी चट्टान में होता है, रूपांतरित चट्टान में होता है। हीरा, अभ्रक या संगमरमर, या हीरा या अभ्रक, ये किसके एग्जांपल है, यानी कौन सी चट्टान के रूप है, ये रूपांतरित चट्टान के रूप है या एग्जांपल है, ठीक है। इसके बारे में इतना जानना है। अब यहाँ पे हमारा जो है पठार जो चट्टान वाला चैप्टर है या टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। चट्टान चैप्टर से आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा जितना आपने पिछली 3 क्लासेस में पढ़ लिया। एक क्लास आज की, 2 क्लास इससे पहले है जिसमें हमने चट्टान के बारे में चर्चा की। पूरा जितना भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सब हमने इसमें चर्चा करने की या डिस्कस करने की पूरी पूरी कोशिश की है। आप इसका रिवीजन अच्छे से करें ताकि आपके एग्जाम में अगर किसी टॉपिक में से क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ देना। पढ़ना चाहे आप कितना भी पढ़ सकते हैं चट्टानों के बारे में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो जीएस का पोर्शन है ये एक समुद्र है, ठीक है। इसके अंदर जितना चाहो उतना आप डूब सकते हैं। हाँ, जितना डीप में जाना चाहे, जितना डीप में आप जाना चाहे जा सकते हैं। आप इसके अंदर अपनी बिल्कुल महत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल इसे डीप में पढ़ें कि चट्टानों का किस किस प्रकार से निर्माण होता है। बिल्कुल एक एक पॉइंट, बारीक बारीक पॉइंट भी आपको पढ़ना होगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। वो कोई भी स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें कि अगर चट्टान ले लिया तो 1 महीना चट्टान पे जा रहा है कि चट्टान ही पढ़ रहे हैं, चट्टान ही पढ़ रहे हैं। पठार ले लिया तो पठार ही पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे। पठार जैसे पढ़ेंगे हम, अब अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे पठार को स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे आज इसको खत्म करने। उसमें अब आप थ्योरी समझने लगेंगे, पठार का निर्माण तो आपने समझ लिया है, और बार बार तो नहीं समझेंगे, एक बार और देख लेंगे पठार का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अब अगर उसे आप थ्योरी में डीप में जाने लगे कि पठार क्या है, कैसे है, क्यों है, कब कब इसका होगा, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि कौन सा पठार कहाँ पर कैसे कैसे स्थित है। इतना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है जो कि आपको पढ़ना है कि पठार कहाँ पे स्थित है, कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है, कौन से देश में स्थित है। ये बात आपको केवल ध्यान में होनी चाहिए। कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पठारों की हम लिस्ट को आज एनालाइज करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और आप उस लिस्ट को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके अंदर से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है ज्योग्राफी में चट्टान से, तो इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए अब हमने पठार की तरफ चलते हैं। चट्टान में इतना ही काफी है जितना हमने पढ़ लिया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पठार। पठार 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 का निर्माण आपको पता ही कैसे होता है, ज्वालामुखी के कारण होता है, ठीक है। हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि जैसे ये अगर हमारा मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से ज्वालामुखी इस प्रकार से ऊपर उठेगा, ये हमारी सतह है। इसको जब यहाँ से बाहर जाने की जगह नहीं मिलेगी तो ये इस तरह से इधर फैलेगा, या जहां भी इसको जगह मिलेगी इधर फैलेगा और पृथ्वी को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, उठा देगा। उससे क्या निर्माण होगा, उससे निर्माण होगा पठार का, ठीक है। उससे किसका निर्माण होगा, पठार का। या फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर जैसे ये मैग्मा बाहर जा रहा है और ये सतह से बाहर चला भी गया, ठीक है,
और जाने के बाद ये इसका शीतलन की जो दर है वो कम है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दूर तक फैलेगा इस तरह से। पर्वत जो बनते हैं ज्वालामुखी की वजह से, उनकी शीतलन की दर कैसी होती है, ज्यादा होती है, इसलिए पर्वत का निर्माण होता है। इसमें किसका कार्य है ज्यादा, उसके बारे में हमने चर्चा की थी, एक सिलिका थी, उसका क्या महत्व है, उसका आपको कमेंट में बताना है कि सिलिका का क्या कार्य है, कि जितना अधिक सिलिका की मात्रा होगी उतना अधिक क्या होगा, उतना अधिक शीतलन की दर ज्यादा होगी या फिर शीतलन की दर कम होगी। इसको आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि इस पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से किसका निर्माण होगा, पठार का, ठीक है। ये इसकी सतह कैसी होगी, ये बिल्कुल प्लेन होगी या सतह सपाट होगी, सपाट या प्लेन, या फिर इसको बोल सकते हैं समतल, बिल्कुल समतल इस तरह से होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पठारों का निर्माण है, ठीक। चलिए अब पठारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनको लिख लेते हैं। जो पठार है वो पृथ्वी के 33% भाग में विस्तृत है, इस पॉइंट को लिखेंगे पहले। तो जो पठार है वो पृथ्वी के कितने परसेंट में है, पठार पृथ्वी के 33% भाग पर, ठीक है। पठार पृथ्वी के 33% भाग पर विस्तृत है, भाग पर विस्तृत है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका शीर्ष कैसा होता है, यानी कि ऊपर का जो तल है, जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है या ऊपरी सतह जो है वो कैसी होती है, सपाट, प्लेन या चपटा, चपटा या प्लेन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये दो बात क्लियर होगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, इसका ढाल कैसा होता है, ढाल यानी कि स्लोप कैसा होता है, धीमा या मंद, धीमा होता है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा। इसका स्लोप कैसा होगा, मंद होगा। लेकिन जब इसकी वजह से पर्वत का निर्माण होता है, जब ज्वालामुखी ऐसे बाहर आता है और यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होने लगता है, तो इसी जगह ऐसे ही शार्प एजिस वाला बिल्कुल शार्प पर्वत का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसकी दिशा कैसी है, ऐसी है, लेकिन पठार की दिशा कैसी है, इस तरह से। ये पठार की स्थिति है और ये पर्वत की स्थिति। कौन सा पर्वत, जब ज्वालामुखी सतह को चीरकर छिद्र बनाकर या किसी भी प्रकार पृथ्वी से बाहर आए और उसमें शीतलन की दर अधिक हो, तो किसका निर्माण करता है, पर्वत का। ये बात हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। अब हम पढ़ेंगे कि प्रमुख पठार कौन कौन से हैं हमारे, इतना ही जानना काफी है, केवल ये 3 पॉइंट लिख लीजिए। पठार में आपसे और कुछ नहीं पूछेगा, केवल ये पूछेगा कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है, तो उसको अब हम लिस्ट के थ्रू एनालाइज करेंगे कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलिए चलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ पठार जिनके बारे में हमें जानना है या जिनके विषय में हमारा जानना अनिवार्य है। ये सारे पठार हमें ज्ञात होने चाहिए, हमारी नॉलेज में होने चाहिए कि कौन सा पठार कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे विश्व के कुछ प्रमुख पठार, ये है प्रमुख पठार, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा दक्कन का पठार, जो कि है हमारे भारत में स्थित। कौन सा है, दक्कन का पठार। दूसरा है छोटा नागपुर, पहला और दूसरा, ये दोनों कहाँ के हैं, भारत के। तो इनको तो आपको विशेष तौर पर बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है कि भारत के 2 पठार हैं जो प्रमुख हैं। कौन कौन से, एक दक्कन का पठार है और छोटा नागपुर का पठार। ये दोनों आपको बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए कि दक्कन का पठार कहाँ पे स्थित है, भारत में। छोटा नागपुर कहाँ पे स्थित है, आपका भारत। फिर आता है आपका पिंडमार्ट का पठार, जो कि यूएसए में है। यूएसए के बहुत से हैं पठार जिनको आपको याद रखना है। पिंडमार्ट का पठार यूएसए, ग्रेट बेसिन पठार यूएसए, कोलोराडो यूएसए, अलास्का यूएसए, ओरजार यूएसए और कोलंबिया यूएसए। ये सारे आपके यूएसए के पठार हैं जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। ये यहाँ तक आपके यूएसए के पठार हैं जो कि यूएसए में स्थित है। ये यूएसए के प्रमुख पठार हैं।
उसके बाद आ जाता है आपका पामीर तिब्बत का पठार, जो कि चीन में है। इसको विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व की छत, ठीक है। ये दुनिया का, पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा एकमात्र पठार है, ठीक है। सबसे बड़ा एकमात्र पठार कौन सा है? पामीर तिब्बत का पठार, ठीक है। ये विश्व की छत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मंगोलिया पठार, जो कि मंगोलिया चीन में है। पामीर पठार कहाँ पे है? चीन में। इसको आप एक महत्वपूर्ण करके ध्यान में रखेंगे, पामीर का पठार, ये आपको बिल्कुल ध्यान में होने ही चाहिए कि पामीर का पठार विश्व की छत कौन सा पठार कहा जाता है? पामीर तिब्बत का पठार कहा जाता है, ठीक है। तिब्बत चीन में स्थित है। मंगोलिया पठार हो गया आपका, मंगोलिया चीन में स्थित है। फिर आपका आता है तालकमान पठार, जो कि चीन में है। लोएस पठार चीन में है। इम्ब्रेल पठार ऑस्ट्रेलिया में है। लॉरेंस पठार कनाडा में है। ब्राजील का पठार, ब्राजील से ये तो स्थित हो जाएगा, इतना तो आसान आपसे नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा तो केवल जो नाम बिल्कुल अलग हैं उनको पूछेगा, या तो सबसे बड़ा पूछेगा या आपसे पूछ लेगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो कौन सा है? अंटार्कटिका पठार, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ब्राजील पठार के बाद आता है माट्रांग्रो ग्रासो पठार, जो कि ब्राजील में है। पोटवार पठार, जो कि पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी मुल्क, ठीक है। अंटार्कटिका पठार के बारे में हमने पढ़ लिया, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। पहला कौन सा था? पामीर तिब्बत का पठार, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पे स्थित है। फिर है कोराट पठार थाईलैंड का। मेसोटा पठार है स्पेन का। ये कुछ पठार की लिस्ट है जो कि आपको अपने ध्यान में बिल्कुल रखनी है, ठीक है। इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है, ये दो भारत के हैं, इन दोनों को आपका विशेष ध्यान रखना है। ये विश्व की छत कौन सा पठार कहा जाता है, इसका ध्यान रखना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार कौन सा है, इसका ध्यान रखना है। एक हमारे पड़ोसी मुल्क का ध्यान रखना है, थोड़ा सा वो बह जाता है कभी भी, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि पड़ोसी मुल्क का पठार कौन सा है। तो ये उन पठारों की, प्रमुख पठारों की एक सूची है जिनके बारे में आपको ध्यान में होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें और ध्यान में रखें। विश्व के पठार के विषय में केवल इतना ही पढ़ना था, इतना ही हमें जानना था। ये 20 नाम है, इनको अगर आपने याद कर लिया अच्छे से तो इनके अंदर से ही कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर आपकी क्यूरियोसिटी है कि आपको और भी अधिक पठारों के बारे में जानना है तो गूगल का इस्तेमाल करें। आज के समय में मोबाइल सबके पास है, ठीक है। तो गूगल का इस्तेमाल करें और लिस्ट निकालें कि विश्व के पठारों की लिस्ट, इतना टाइप करें और आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी और आप जितना पढ़ना चाहें उसको पढ़ें, ठीक है। मैंने केवल आपको महत्वपूर्ण लिखा दिया है जो मेरे दृष्टिकोण से या एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं, वो ये सब पठार हैं, ठीक है। इनको आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो विश्व की छत पूछा जाता है। विश्व की छत कौन से पठार को कहा जाता है? भारत के विषय में पूछा जाएगा, ठीक है। पड़ोसी मुल्क पूछ लेगा, ठीक है। या फिर ये दूसरा कौन सा सबसे बड़ा पठार, इसके बारे में पूछ लेगा। बाकी आपको एक बार रीड करते रहना है बीच बीच में, तो ये आपको बड़ी आसानी से ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपके एक चट्टान और पठार दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। अगली जो हमारी वीडियो आएगी या अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।